कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है थोड़ी लाइफ में सीरियसनेस भी होती है। कब हम हमेशा मजाक नहीं कर सकते हैं कि आज मस्ती कर ली, कल कोई मूवी देखने चले गए, परसों गेम खेलने चले गए, फिर वीडियो गेम खेल रहे हैं, ये हमेशा नहीं कर सकते, कहीं तो लाइफ में सीरियस होना पड़ता है। तो उस वक्त था जब मैंने सोचना विचारना 4 घंटे दिन के मेरे उसमें जाते थे। महीने के एंड में मेरी सैलरी आती थी, काफ़ी अच्छी सैलरी थी, बट उसको ना मैं कहीं यूज़ करता था, ना उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था कि यार मैं कुछ अच्छा इंप्रूव कर पा रहा हूँ या कुछ भी अच्छी चीज़ हो रही है उससे, बस से मेरा फायदा हो रहा है। और मेरा फायदा भी वो केवल मॉनिटरी फायदा है कि मैं आज जाके अगर मैं मान लो 1000 रुपये की शर्ट खरीदता तो मैं कल जाके 5000 की शर्ट खरीद लूँगा, उसके ऊपर तो मैं खर्च कर भी नहीं सकता हूँ। तो मुझे लगने लगा, फिर मैंने घर पे बात करी, अपने फादर से बात करी, मिल जाएगी। और अगर मैं प्राइवेट जॉब कंटिन्यू करता हूँ तो वहाँ पे भी है कि ठीक है मेरे को अच्छी सैलरी मिल रही है, सब कुछ बढ़िया है, मैं अच्छी लाइफ जी सकता हूँ, मैं महंगी कार खरीद ली, ये कर लिया, जो करना है मैं कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम जो सेटिस्फैक्शन है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ वो वहाँ पे नहीं मिलता है। मैं बैंगलोर में हूँ, वहाँ पे कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूँगा मैंने जिंदगी के 1.5 साल 2 साल डाले यूपीएससी क्लियर करने के लिए, और वो लगते ही हैं, वो सबके ही उतने मिनिमम तो इतना अमाउंट डालना पड़ेगा आपको। तो ये मेरी टाइमलाइन एग्जाम क्यों देना है, आपका कोई भी रीज़न हो सकता है, आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, आप बस अंदर खुद बैठिए सोचिए। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि पूरे जो एग्जाम की प्रोसेस है उसके अंदर होते हैं अप्स डाउन आते हैं, सबको लगता है कि यार मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, ये क्यों कर रहा हूँ, या मेरे साथ में कॉलेज में दोस्त था, ये तो देखो यहाँ पहुँच गया, मैं यहीं पर एक इधर ये किताब के अंदर लगा हूँ। ऐसे एग्जाम में जिसका कुछ पता ही नहीं है कि सिलेबस रखा है, यूपीसी के पिछले साल के सारे क्वेश्चन ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वो क्वेश्चन देखिए, खुद समझिए, आपको कोई समझाने नहीं आएगा इसके अंदर कि भाई ये देखो इसका ये मतलब, इसका मतलब, आपको खुद को समझना है बैठ के। एक बार में नहीं तो 2 बार 3 बार में समझ में आ जाएगा, पर वो करना है आपको, एग्जाम समझना है एग्जाम क्या होता है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉपर्स हैं, हो गए, ये टेस्ट सीरीज आपने दी एग्जाम का, अगर मान लीजिए 28 सितंबर को हमारा था तो 30 अगस्त तक, 1 महीने पहले तक टेस्ट सीरीज लिखी, उसके बाद में टेस्ट सीरीज लिखने का कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि कॉपी चेक नहीं होती है। अगर कोई इतना खास है कि भाई एक दिन में कॉपी चेक करके दे दे वो बात अलग है, वरना आप अगर 1 महीने से कम टाइम बचा है, 20 दिन बचे हैं, पर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर कॉपी सबमिट करेंगे तो बहुत कम चांस है कि वो कॉपी आपको चेक करके देने वाले हैं। इसलिए 1 महीने पहले आपने खत्म कर दिया, फिर लास्ट का 1 मंथ है उसमें केवल और केवल रिवीजन करना है, जितना हो सके 4 5 7 10 बार जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको फायदा है। अगर यूपीएससी में जो बोलते हैं सेकंड अटेम्प्ट वालों को फायदा होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट से उनका केवल इसलिए फायदा होता है क्योंकि वो सेम नोट्स को इतनी बार पढ़ चुके होते हैं कि रिवीजन ही उनका 7 10 बार हो चुका है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोग क्योंकि सारी चीजें कवर करने के चक्कर में इधर उधर भागते हैं, वो कभी रिवीजन भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते, इसलिए जरूरी है रिवीजन करना। तो आखिरी 1 महीने में रिवीजन करिए, जाके एग्जाम दीजिए, सोचना नहीं है। तो ये मैंने आपको पूरी एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बता दी है, गाइडेंस केवल उसी की, जो खुद ने चीज लिखी होती है वो खुद को ज्यादा याद होती है कि हाँ ये मैंने लिखा था। आप अगर किताब से पढ़ते रहेंगे तो वो आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, पर वो दिमाग में आपके सेट नहीं हो रहा है। आपने लिखा है तो आपका दिमाग एक्टिव लर्निंग कर रहा है, आप लिखते लिखते उसको पढ़ भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं तो याद भी हो रहा है, इसलिए बोलते लिखना जरूरी है। नोट मेकिंग का मैं बोलूँ तो लोगों को डाउट रहता है कि सर आप ऑनलाइन नोट्स बनाए, ऑफलाइन नोट्स बनाए, जैसे पसंद है वैसे आप नोट्स बनाइए। कभी उसमें अदर झूल में नहीं रही कि मैं ये करूँ या वो करूँ, जैसे आपको सही बैठ रहा है वैसे करना है, कोई सही तरीका नहीं होता है। 10 टॉपर ऐसे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन नोट्स बनाएंगे, 10 ऐसे होंगे जिन्होंने ऑफलाइन नोट्स बनाए होंगे, 10 ऐसे होंगे जिन्होंने वो 10-20% चीजें आपको समझनी है कि हाँ ये पढ़ता हूँ। जो लोग भी अगर किसी भी टॉपर के आप नोट्स देखेंगे सब, या कोई भी स्ट्रैटेजी देखेंगे, सबकी डायनामिक होती है, सब किसी ना किसी और सोर्स है, कोई इंटरनेट से या किसी और बुक से या किसी कंपाइलेशन से सब लोग जाके पढ़ते हैं, पर कोई पूरा कभी नहीं पढ़ता है। सब जाके उसमें से वही चीज पढ़ते हैं जो उनको लगता है उनके काम की है, जो उनको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में ये कमी रह चुकी है। इससे पहले क्या काम का है, उसके पहले काम सबने पढ़ा है। अगर पॉलिटी की बात करूँ तो एक ने लक्ष्मीकांत डीडी बसु पढ़ी है, एक ने केवल लक्ष्मीकांत पढ़ी है, एक ने केवल लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी और कुछ पढ़ा है। तो सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है लक्ष्मीकांत, मतलब ये तो सभी पढ़ते हैं। तो ये बुक मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में अगर टाइम मिलेगा, उसके बाद में लगेगा तो मैं एक्स्ट्रा बुक पे जाऊंगा, वरना जो बेसिक मिनिमम है उतना तो पढ़ लूँ। अब आप जाके किसी टॉपर की बुक लिस्ट देखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे कि भाई मैंने पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी भी पढ़ी, पॉलिटी के लिए मैंने नोट्स क्लास नोट्स भी पढ़े, उसके बाद में कोचिंग की बुक भी पढ़ी, उसके बाद में मैंने डीडी बसु भी पढ़ी, उसके बाद में लक्ष्मीकांत भी पढ़ी। अब उसने 5 बुक्स लिख के दे दी है। अब आपको ये नहीं पता है कि वो जो टॉपर की आप नोट देख रहे हैं बुक लिस्ट, उसने कितने अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करा है। आप ये जाके देखिए, जो मैंने बोला रेलेवेंट लोग होने चाहिए कि किसी गाइडेंस काम किया है, आपको पता होना चाहिए कि जिस पर्सन की आप बुक लिस्ट देख रहे हैं उसने कितने अटेम्प्ट लगाए। अगर पहला अटेम्प्ट होगा उसका तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ पहले अटेम्प्ट में रेयरली कोई जना इतनी सारी किताबें एक सब्जेक्ट की पढ़ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतनी सारी चीजें कवर करने को। उन्होंने स्टार्टिंग में केवल एनसीईआरटी 1 या 2 चीजें पढ़ी होंगी, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरे अटेम्प्ट में एक बुक ऐड कर ली, फिर नहीं हुआ तो फिर एक बुक ऐड कर ली। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई जाके 5-10 बुक नहीं पढ़ता है, तो वो थोड़ा स्मार्टली सोचिए, खुद दिमाग लगाइए, मैं ये पढ़ के फिर नोट्स बनाऊंगा। मेरे दोस्त ने बोला अरे आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सीधे नोट्स बनाना स्टार्ट तो करो। फिर मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट करे, 1 महीना नोट्स बनाया, लगा कि अच्छा ये कुछ गलतियां कर रहा था, तो अगली बार जब नोट्स बनाना स्टार्ट करा तो वो गलतियों को सही करके फिर उससे नोट्स बनाए। वो मैं गलतियां करता रहा, उन गलतियों से सीखता रहा और आगे बढ़ता रहा। मैंने वेट नहीं करा कि यार मैं एकदम सब कुछ सीख जाऊंगा। और एक आंसर राइटिंग की भी होती है, सब लोगों को डर रहता है कि आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है, कब लिखनी है, कहाँ से लिखनी है। अब उसमें भी लोग वेट करते हैं कि मैं पहले पढ़ लेता हूँ, सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में आंसर राइटिंग करूंगा। यूपीसी का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। जो बोलता है यूपीसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया, आई डोंट नो वो कैसे बोल रहा है कि उन्होंने 3 किताबें रख रखी है, वो बोली कि 3 किताब हो गई मतलब सिलेबस हो गया, तो चौथी किताब में से क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर भी आंसर नहीं कर पाएंगे। 6 क्लास के अंदर 5th तक मैं केंद्रीय विद्यालय में था, हिंदी मीडियम था। 6 के अंदर मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिफ्ट हुआ था। पहले मेरे को भी डर लगता था कि यार मैं कहाँ आ गया, बट मैंने मेहनत करी, मैंने कंपीट करने की कोशिश करी कि इन लोगों से मेरे को अपना इन्फीरियर नहीं समझना है कि ये मेरे से सुपीरियर लोग हैं, इनको मेरे से ज़्यादा आता है, ये अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। अब मुझे नहीं आती है तो नहीं आते, मैं सीख के कर लूंगा, पर मैंने उतनी मेहनत करी। आप लोग भी किसी से वो डरिए मत, जो भी आपको आके बोल रहा है कि आप हिंदी मीडियम से आप क्लियर नहीं कर सकते, उस इंसान से अगले दिन बात करना बंद कर दीजिए। अगले दिन क्या, उसी वक्त से बात करना बंद कर दीजिए। सेम चीज़ हुई। जरूरत से ज़्यादा ये चीज़ करना भी आपको घातक हो सकता है। आपको परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट टाइम टेबल भी नहीं की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अगर प्लानिंग करनी है तो आप टॉपिक लेके चलो कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक मैं इतने दिन में खत्म करूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करने की मैं कैसे भी करूँ। अब मैं दिन में 8 घंटे पढ़ में करूँ, दिन में 10 घंटे पढ़ के करूँ, दिन में 5 घंटे पढ़ूँ, दिन में 15 घंटे पढ़ूँ,
वो आपको पता है कि मुझे ये टॉपिक कितने दिन टाइम में खत्म करना है, तो अब मैं खत्म करूंगा। पर एक बार वो डिसाइड कर लिया तो फिर आपको उस पर स्टिक करना है, उससे आपको हटना नहीं है। कई बार लोग जो टारगेट, आप अगर एक गलती करेंगे तो आप फंस जाएंगे अगर प्रीलिम्स के अंदर उन्होंने कुछ और पूछ डाला। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई कुछ भी चीज़ हो मैं मेरा बेस्ट देकर आऊँगा। मैं कभी उससे नहीं होऊंगा, सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा कि जो भी सिचुएशन है मैं उसके हिसाब से ही, अगर मेरी फायदे की सिचुएशन आई तब तो मैं अच्छा कर लिया, नहीं आई तो बोलेंगे अरे यार ये पढ़ाई नहीं करी थी, अगली बार कर लेंगे। आपकी पढ़ाई इतनी होनी चाहिए कि कुछ भी पूछ ले, वो पॉलिटी के 15 क्वेश्चन पूछे 50 क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर करने आने चाहिए। अगर पॉलिटी के 50 टफ भी पूछे तो वो सबके लिए टफ होंगे, इसमें डरने की बात नहीं है कि यार मेरे को पॉलिटी नहीं आती, 50 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे। 6 क्लास के अंदर 5th तक मैं केंद्रीय विद्यालय में था, हिंदी मीडियम था। 6 के अंदर मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिफ्ट हुआ था। पहले मेरे को भी डर लगता था कि यार मैं कहाँ आ गया, बट मैंने मेहनत करी, मैंने कम्पीट करने की कोशिश करी कि इन लोगों से मेरे को अपना इन्फीरियर नहीं समझना है कि ये मेरे से सुपीरियर लोग हैं, इनको मेरे से ज़्यादा आता है, ये अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। अब मुझे नहीं आती तो नहीं आते, मैं सीख के कर लूँगा, पर मैंने उतनी मेहनत करी। आप लोग भी किसी से वो डरिए मत, जो भी आपको आके बोल रहा है कि आप हिंदी मीडियम से आप क्लियर नहीं कर सकते, उस इंसान से अगले दिन बात करना बंद कर दीजिए। अगले दिन क्या, उसी वक्त से बात करना बंद कर दीजिए, सोचिए मत ज़्यादा। फिर मीडियम की दिक्कत है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये मुझे भी पता है, सबको पता है। तो अब आपको उसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, वो थोड़े आपके ऊपर चैलेंजेस है। लाइफ इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ नॉट, क्या बोलते हैं, सबके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है कि उसके साथ अच्छा हो रहा है तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। सबके साथ अलग अलग चीज़ें होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कैसे लड़के आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो 1 घंटे में, सोचिए मत ज़्यादा। फिर मीडियम की दिक्कत है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये मुझे भी पता है, सबको पता है। तो अब आपको उसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, वो थोड़े आपके ऊपर चैलेंजेस है। लाइफ इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ नॉट, क्या बोलते हैं, सबके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है कि उसके साथ अच्छा हो रहा है तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। सबके साथ अलग अलग चीज़ें होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कैसे लड़के आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो 1 घंटे में सब्जेक्ट खत्म कर रहे हैं तो आप 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़िए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, बट कोशिश कीजिए। सर से मेरी बात हो रही थी, जितेंद्र सर से, उन्होंने बताया कि जब वो भी पढ़ाते थे या पढ़ते थे कॉलेज वगैरह में, उनको भी कई बार लगता था कि मैं पीछे छूट रहा हूँ, तो वो इंग्लिश मीडियम की किताब लाके एक्स्ट्रा टाइम डाल के उन किताबों को खुद से ट्रांसलेट कर करके पढ़ते थे, पर पढ़ते थे। उन्होंने कभी मीडियम को अपना लिमिट बनाने की कोशिश नहीं करी कि ये मीडियम के कारण मैं बाकी लोगों से कम्पीट नहीं कर सकता या उनसे पिछड़ा हुआ हूँ। उन्होंने हिंदी मीडियम के होते हुए अपने कॉलेज के अंदर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में टॉप भी करा। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, वो 7, 8, 9, 10 महीने निकल के उनको बुक्स ही नहीं मिली, पर उन्होंने उसके कारण रुके नहीं। वो इंटरनेट पे जाके खुद से कहीं से जुगाड़ कर करके पढ़ते थे, पर पढ़ना उन्होंने छोड़ा नहीं। और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, आई थिंक सेकंड अटेम्प्ट में 600 रैंक भी लेकर आए वो। तो ऐसा नहीं है, जब वो इंसान इतनी सारी चैलेंजेस कठिनाइयों में होते हुए भी कर सकता है, तो आप तो पूरे सक्षम है, आपको तो यहाँ पे पूरी गाइडेंस मिल रही है, आपके पास तो रिजल्ट, मतलब पहले रिजल्ट आते भी थे, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, वो 7, 8, 9, 10 महीने निकल के उनको बुक्स ही नहीं मिली, पर उन्होंने उसके कारण रुके नहीं। वो इंटरनेट पे जाके खुद से कहीं से जुगाड़ कर करके पढ़ते थे, पर पढ़ना उन्होंने छोड़ा नहीं। और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, आई थिंक सेकंड अटेम्प्ट में 600 रैंक भी लेकर आए वो। तो ऐसा नहीं है, जब वो इंसान इतनी सारी चैलेंजेस कठिनाइयों में होते हुए भी कर सकता है, तो आप तो पूरे सक्षम है, आपको तो यहाँ पे पूरी गाइडेंस मिल रही है, आपके पास तो रिजल्ट, मतलब पहले रिजल्ट आते भी थे, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। टारगेट्स अपने पास में रखिए। अगर आप लोगों को अपना बताने लग जाएंगे कि मैं तो ये कर रहा हूँ, लोग पकड़ पकड़ के नीचे गिराएंगे। लोगों को बहुत वो होती है, दिक्कत होती है कि ये सक्सीड कैसे कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे। वो आपको पकड़ पकड़ के डिमोटिवेट करेंगे। जो आपको बोल रहा है कि भाई हिंदी मीडियम के अगर आप हो तो आप टॉप नहीं कर सकते, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, वो केवल आपको गिराना चाहता है। तो दूर करो, बोला कि मैं हिंदी मीडियम को टॉपर बन के अगले साल मिसाल बन के सबके सामने आऊँगा। उस इंटेंशन करिए, पर ये भी तो बोलिए मत, अंदर सोचिए। अंदर आप ये चीज़ कल्टीवेट करिए अपने कि मैं हिंदी मीडियम का होके अगली बार टॉपर बनूंगा, लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए करेंगे। तो आपको क्लास में जो पढ़ा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको घर पे आके रिवाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आया क्लास के अंदर तो आपको क्लास में डाउट पूछने पड़ेंगे। आप बैठे नहीं रह सकते कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या करना है लोगों से, मैं इतने सारे गंदे गंदे डाउट पूछे, लोग मेरे पास थे, आज मैं खड़ा होकर उनके बारे में सोचता हूँ कि यार वो लोग मेरे पास थे और आज मैं अचीव कर चुका हूँ जो वो लोग अचीव नहीं कर पाए। तो इसलिए कभी घबराना नहीं है उस चीज़ से कि मैं गंदा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कोई क्वेश्चन गंदा नहीं होता है, क्वेश्चन नहीं पूछना वो गलत होता है, गंदा क्वेश्चन पूछना। पर पूछिए क्वेश्चन, टीचर्स आपको बताएंगे, बताया समझ में नहीं आया, बताया है समझिए, नहीं उस फिर भी समझ में नहीं आया, अगले दिन घर पे जाके पढ़िए, किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। कोचिंग वर्ड का मतलब अगर आप समझते हैं, यहाँ पे वैसे तो लोग सबको टीचर बोलते हैं, बट कोच जो वर्ड है, कोचिंग जो वर्ड है, उसका टीचिंग से बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। टीचिंग होता है जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं। कोचिंग का मतलब होता है आपको बहुत चीज़ें आती हैं, उसके ऊपर आपको बस निखार कर रहे हैं, आपकी कमियां बता रहे हैं, ऐसे ऐसे कर लो। अगर विराट कोहली एज अ बैट्समैन उसको खेलना नहीं आ रहा है तो रवि शास्त्री के पास जाके नहीं बोलेगा कि सर मेरी टेक्निक में क्या गलती है। रवि शास्त्री उसको थोड़े बहुत टिप्स बता देगा। अगर उससे कुछ भी नहीं हो रहा तो अपने जो फर्स्ट लाइफ के टीचर है, उसके फादर होंगे, जो उसके फर्स्ट होंगे, उनके पास में जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल टीचर है, उन्होंने समझाया होगा।
ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस की होती है। एनसीईआरटी वो बुक्स हैं जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, वो आपको टीच करती हैं, वो आपको कोच नहीं करती है। इसलिए एनसीईआरटी में जाके पढ़िए, उनसे समझिए, उनसे समझ में आएगा। वो नहीं आया तो फिर आगे की किताबों को यूज करके उनसे कोचिंग लेनी है अपने को, उनमें से समझना है कि अच्छा ये नहीं आया तो मैं इसको यहाँ से पढ़ लेता हूँ, अब समझ में आ जाएगा। कोचिंग वर्ड का भी मतलब समझिए कि क्या होता है। इस उम्मीद से मत आइए कि यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर होता है पर्सनैलिटी, दैट मीन्स कि आप कैसे उसके अंदर आप कैसे दिख रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मुझे ये चीज़ लगी कि यार ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पता अगर मैं एकदम से मोटा सा उनके सामने जा रहा हूँ, क्या पता उनके बाद मन में बायस हो और हार्डवर्क, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कुछ भी करवा सकती हैं। ये चीज़ों को आपको आगे साथ में लेके चलना है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं तो कैसा भी क्वेश्चन पेपर हो, कुछ भी हो, आप आगे बढ़ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऑप्टिमिज्म है, आप आशावादी हैं, तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। लोगों का होता है कि भाई फिल्म्स का पेपर देने गए, स्टार्टिंग में मेरा वो था कि मैं आगे जाके खुद ऐसा बनूं कि मेरे को ऐसा मौका मिले। या जैसे अब बहुत कॉमन सी चीजें सब लोग करते हैं कि जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन सब लोग यूपीएससी में जाते हैं, सब लोग वो सूट के अंदर टाई वाई में अपनी फोटो खिंचा के इंटरव्यू के नेक्स्ट डे डीपी जरूर लगाते हैं। व्हाट्सएप पे लगाएंगे, फेसबुक पे लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, डालेंगे जरूर कि मैं इंटरव्यू देकर आया था। उस दिन मेरी दीदी ने भी मेरे को बोला, मेरे साथ में गई थी, मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, मुझे फोटो नहीं खिंचानी है। मैं अगर सेलेक्ट होऊंगा तो उसके बाद में मैं खुद यूपीएससी जाके फोटो खिंचाऊंगा। बट अब वो कोइंसिडेंस ऐसा बैठा कि रिजल्ट आया तो लोगों ने मेरी इस वाली फोटो को क्रॉप करके खुद यूपीएससी के सामने लगा के ऑनलाइन डालना स्टार्ट कर दिया था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वो ऐसी चीजें, अब मैं ये बोल रहा हूँ आपको